Hi, my name is Vishal Trehan. I am a SEBI registered analyst. Welcome back to my YouTube channel, Trehan Talks. कल हम ये देख रहे थे कि कौन से टाइप के ट्रेडर्स होते हैं और हमें उनमें से कोई अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए कि हम इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि एज पार्ट ऑफ द 7 स्टेप गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये पहला स्टेप है। अगर हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें कौन सा टाइप का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सूट करता है, तो हम उसी टाइप के अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स जो हैं लर्न करना शुरू करते हैं, उनको इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। पर अगर हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हम इंट्राडे ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो दैट बिकम्स अ चैलेंज। और अगर हम हमारे पास सूटेबल है कि हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे हमें बार बार उस चीज़ को स्टॉक्स को देखना ना पड़े, तो उन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ, वो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए ही स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं और उनको फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सूट नहीं करता। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हम किस कैटेगरी में फिट होते हैं, ताकि हम अपनी बेस्ट यूज़ कर सकें, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स डेवलप कर सकें और उसको मास्टर कर सकें। तो पहली कैटेगरी है लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडर। ये एक कंपैरिजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अपने स्किल्स को डिसाइड कर सकें कि हाँ, कौन से स्किल्स पे आपको फोकस करना है और कैसे जानना है। तो इंट्राडे ट्रेडर की बात करें तो जैसे हमने बोला, ये इन सेम डे ट्रेडिंग है। तो आपको सुबह खरीदना है, शाम को बेचना है। बट अगर स्विंग ट्रेडर कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक उस स्टॉक्स को रखता है। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो ये बहुत सारे सालों के लिए उस इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना पसंद करते हैं। नाउ इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कैपिटलाइज ऑन द स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स। वो बहुत छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं और अपनी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट प्रोबली जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है या फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। तो जैसे कि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो दो इंडाइसेस हैं इंडियन मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है। आप उनमें देखें तो बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें तो 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव एक दिन में आ जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करने की कोशिश करेगा? वो करेगा कि हाँ, आप 40 से 50 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी के हम कैप्चर कर लें एक ट्रेड में। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो कुछ स्कैल्पिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो इनिशिएट करें ट्रेड्स स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स के लिए वैलिड होंगे। देन स्विंग ट्रेडर की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स। तो स्विंग ट्रेडर एक दिन के हिसाब से और वीक्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक्स में भी होती है और लेसर पार्ट ऑफ द से आई विल से ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत कम होता है स्विंग ट्रेडिंग। ज़्यादातर जो स्विंग ट्रेडिंग जो मैं समझता हूँ वो स्टॉक्स में होती है। तो उसमें हम बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। हम चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि प्राइस एक कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को या फिर ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। वन ऑफ द मेथड्स मैं आपको अगर हाईलाइट करूँ तो होगा कि डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम मेथड है। तो मान लीजिए एक स्टॉक जो है एक प्राइस रेंज के अंदर चल रहा है, जिसको बॉक्स ट्रेडिंग बोलते हैं या फिर उसको पिंग पोंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो अगर स्टॉक जो है अपना 100 रुपीज़ से लेके 120 रुपीज़ तक जाता है और फिर से वापस 100 रुपीज़ पे आ जाता है और फिर से वापस 120 रुपीज़ पे जाता है, तो ये हमारे पास डबल बॉटम और डबल टॉप की सिचुएशन बनती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर स्टॉक वापस 120 से 110 आता है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड क्रिएट करने की। तो हम उसको 100 पे फिर थर्ड टाइम जब वो 100 पे आता है तो हम उसको बाय कर लेंगे। और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा 120 रुपीज़ का, जो हमारा अपर प्राइस बैंड था। तो ऐसी ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और एग्जांपल में अगर आपको दे सकूं, तो स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट ट्रेडिंग्स भी होती हैं। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि प्राइस जो है एक रेंज को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो अगर मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे 10 to 15% का हमें अपसाइड मिल सकता है ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस, लाइक सम 1 वीक और 3 वीक्स के पीरियड में। तो दैट टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्चुअली कम्स इनटू स्विंग ट्रेडिंग। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सिंपल सा फंडा है दैट मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर इनटू एक्चुअली इनटू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो वो कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बहुत वेरिएशंस होती हैं।
कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जाते हैं, कुछ लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जाते हैं, कुछ लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग में जाते हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो लॉन्ग ग्रोथ इन्वेस्टिंग वैसी इन्वेस्टिंग होगी जहां पर हम कुछ छोटी कंपनियों के पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनका आने वाले समय में परफॉर्मेंस जो है बहुत ही इम्प्रूव होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है और सुधरेगी, उनका स्केल बढ़ेगा, और वही वेल्थ जो है क्रिएट करेंगे एक इन्वेस्टर के लिए। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के में ये लॉजिक जो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम वो उन बड़ी कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते हैं जो हमें एक्चुअली लेसर प्राइस कंपैरिजन में मिल रही हैं। इसमें हमने जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पीई कंपैरिजन किया था, वो बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। मान लीजिए अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो हमारे पास ब्रिटानिया भी है, हमारे पास एचयूएल भी है, हमारे पास नेस्ले भी है। तो हर एक कंपनी जो है अपने फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली और मार्केट डिमांड फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली एक डिफरेंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही होगी। तो अगर हम उनको कंपैरिजन करें, मान लीजिए कि एवरेज मल्टीपल जो है इंडस्ट्री का 52 ईपीएस है, और ब्रिटानिया जो है वो ट्रेड करता है 60 पे, और एचयूएल जो है अगर वो ट्रेड कर रहा है 40 पे, तो हम कहेंगे कि क्योंकि एचयूएल जो है वो लेसर देन द मार्केट रेट्स, मार्केट इंडस्ट्री पी से ट्रेड कर रहा है, तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि देर इज अ चांस कि वो इंडस्ट्री को मैच करे। और इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वहाँ पे कुछ ऐसा चेंजेस आए, उनकी मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आए, उनके ऊपर कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में कुछ चेंजेस आए कि वहाँ पे डिमांड जो है मार्केट में बढ़े, और जो हमारा जो मल्टीपल है वो 40 से 50 तक भी जा सके। दैट्स हाउ वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग को क्लब कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड्स जो हैं, जो अगर हमारे पास 4-5% तक अवेलेबल हैं कुछ स्टॉक्स में, मोस्ट प्रोबली आप पीएसयू स्टॉक्स देखें, कोल इंडिया देखें, बीएचईएल देखें, तो ये ऐसे स्टॉक हैं जो नवरत्न कंपनीज हैं। तो इनके मोस्ट प्रोबली आपके पास जो डिविडेंड होता है वो 4 to 5 to 6% भी चला जाता है। तो ये एक इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स के करीब बन जाता है जो रीअकरिंग है। तो ऐसे केसेस में लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग में जाते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, उनको हर साल की रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ कैपिटल गेन्स की पॉसिबिलिटी होती है, बट हायर चांसेस नहीं, वहाँ पे चांसेस लेस होते हैं। तो अगर सेक्टर में री रेटिंग आ जाए, जैसे हमने देखा कि डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स थे, भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गया, ये बीएचईएल हो गया, बीईएमएल हो गया, यहाँ पे पिछले 2 सालों में री रेटिंग हो गई। तो जैसे ही सरकार की पॉलिसीज उनके फेवरेबल में आई, लोगों को लगा वहाँ पे एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एक लो पी स्टॉक्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बट एट द सेम टाइम वो डिविडेंड भी अच्छे दे रहे हैं। तो दैट बिकम्स ए ड्यूअल कॉम्बो, जहाँ पे डिविडेंड इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग टाइप हो गया। और वन ऑफ द लेटेस्ट केस जो हमने पिछले साल में देखा वो था आईटीसी। आईटीसी के पास बहुत सारी कैपिटल जो है उनके बैलेंस शीट पे पड़ी होती है, तो पर वो डिविडेंड बहुत अच्छे देते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं आईटीसी को एक्चुअली डिविडेंड इन्वेस्टिंग के तौर पे हायर करते हैं, और सॉरी डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए बाय करते हैं। बट वहाँ पे जब मार्केट के सिनेरियो चेंज होता है तो वहाँ पे आपका कैपिटल गेन के भी चांसेस बन जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, टाइम हॉरिजॉन। जैसे हमने डिस्कस किया, इंट्राडे ट्रेडर के लिए टाइम हॉरिजॉन जो है वो बहुत ही छोटा है, वो कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर तक ट्रेड करेंगे। हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम जिसको हम कहते हैं थीटा। थीटा बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो ऑप्शंस के प्राइसेस कम होते जाते हैं। तो उस केस में आपके पास जो होल्ड करने का टाइम होगा ऑब्वियसली वो सिर्फ मिनट्स और आवर्स ही हो सकता है। आप उसको अगर होल्ड करके रखेंगे और इंडेक्स आपके फेवर में मूव नहीं करता, तो आप लूज कर देंगे उस ऑप्शन के प्रीमियम को भी। तो ऐसे केसेस में आपके पास टाइम हॉरिजन बहुत ही कम होता है। मोर ओवर इवन आप स्टॉक्स को भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इवन देन क्योंकि आप एक प्राइस फ्लक्चुएशंस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको उसी से प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम रिस्क लेवल की बात करें, रिस्क लेवल इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडर हाई होता है।
जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बताया था, इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेड्स डालने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स अगर ज़्यादा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो ट्रेडर को बहुत ही एक्टिवली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब मान लीजिए, अगर आपने 5 ट्रेड लिए एक साल में, और उसके कंपैरिजन में आपने एक दिन में ही 10 ट्रेड ले लिए, तो आप समझिए कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट होना चाहिए। जितने ज़्यादा हम डिसीजन लेते हैं उसमें गलती होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसलिए रिस्क लेवल जो है इंट्राडे ट्रेडर का बहुत ही बढ़ जाता है। उनको बहुत ही एक्यूरेटली ट्रेड लेना होता है। अगर इमोशंस एंड फियर में आकर आपने ये डिसाइड किया कि हाँ हमें प्रॉफिट नहीं बुक करना या हमें टारगेट बुक नहीं करना, तो आप डिले कर देंगे अपने ट्रेड को। तो आपके लिए रिस्क जो है एडवर्स इम्पैक्ट लेके आएगा। स्किल्स, अभी हमने बात की, डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी वेरी फास्ट। आपका टेक्निकल एनालिसिस का और मार्केट को मॉनिटर करने का जो कैपेबिलिटी है बहुत ही तेज़ होना चाहिए। आप एक टाइम पे न्यूज़ को अगर ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अब पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी ना। मॉनेटरी पॉलिसी का टाइमिंग जो है वो भी बैंक निफ्टी इंडेक्स को इम्पैक्ट कर रहा था। तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन हुआ कि सीआरआर का कट किया जाएगा, जब मार्केट जो बैंक निफ्टी था वो उस वक्त नीचे जा रहा था, बट इमीजिएटली बैंक निफ्टी में मूवमेंट 100 और 200 पॉइंट्स का ऊपर को चला गया। तो वो क्विक रिवर्सल था। आप इस क्विक रिवर्सल को टैकल करने के लिए एक क्विक डिसीजन मेकर होना ही चाहिए। अगर आपने उस दिन शॉर्ट सेल किया हुआ था, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया था, उस समय से पहले ही उस ट्रेड को क्रॉस करना था। तो दैट्स हाउ आपको बहुत सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है और क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ताकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग में हमने टाइम हॉरिजन जैसे डिस्कस किया, ये डेज टू वीक्स तक वेरी करता है। आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड लेंगे, कुछ लोग बीटीएसटी ट्रेड करते हैं, यानी कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो। तो वो सिर्फ ओवरनाइट का ही ट्रेड है। कुछ लोग 4 to 5 वीक्स का भी ट्रेड करेंगे, कुछ लोग 3 to 6 मंथ्स का भी ट्रेड करेंगे। मेरा मानना है स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली इवन अप टू 6 मंथ भी चला जाए तो वो स्विंग ट्रेडिंग ही कहलाता है। उसमें इन्वेस्टिंग वाला कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि आप एक छोटे पीरियड के ही डेटा को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपने बॉक्स ट्रेडिंग का, अगर एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तो वो कुछ वीक्स के लिए ही होगा। यू वोंट एक्सपेक्ट कि वो ट्रेड जो है ईयर ऑन ईयर उसी रेंज के बीच में चलेगा। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में भी आप देखेंगे कि वो ट्रेड जो है 11 वीक्स और 12 वीक्स के ट्रेड ही होते हैं, क्योंकि आप जो है एक प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हो, और वो प्राइस एक रेंज में सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही ट्रेड करेगा, ना कि कुछ सालों तक। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली उसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब रिस्क लेवल की बात करें, मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क एलोकेट किया गया है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडर। मान लीजिए आपके पास अगर कोई पॉलिसी चेंज है, मतलब आज की डेट में हम एग्जांपल लेते हैं कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेके हमारे सरकार जो है कुछ ऐसी पॉलिसी निकालती है जो फेवरेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ पॉलि हाँ सॉरी, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड। जैसे ही हमारा पिछला बजट आया था तो वहाँ पे हमारे पास गोल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो जैसे ही सरकार ने उस एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को चेंज किया था, आप देख सकते थे कि बहुत सारे गोल्ड से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, चाहे वो टाइटन हो, म्यूच्यूड हो, और गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हो, उनके स्टॉक्स पे ट्रेन चेंज आता है। पर वो चेंज इतना है ही है कि जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर द पीरियड आ रहा है। तो इट्स पॉसिबल कि आपने कुछ गेन ऑलरेडी किया हो, आपने एक इन्वेस्टमेंट करा, उसमें 10% का गेन आपको आया हो, और आपके पास ये पॉलिसी चेंज हो गया, और नेक्स्ट वीक में स्टॉक जो है एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। तो आप अगर 10% पे पेपर गेन पे भी हैं तो आप 5% के गेन पे एग्जिट कर सकते हैं। आप उसको इवन कि आप उसको नो प्रॉफिट नॉन लॉस पे भी एग्जिट कर सकते हैं। देन अगर कोई ऐसी फेवरेबल पॉलिसी आती है कि मान लीजिए हम जैसे ट्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, सरकार उसमें बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव है। और हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सोलर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सरकार उसको बहुत ही प्रेफरेंस दे रही है। तो जिसका मतलब है वैसे स्टॉक्स जो हैं वो प्रेफरेबल हो सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर जो है
जब भी मोमेंटम बिल्ड होता है ऐसे ट्रेड्स में, वो उसको शिफ्ट कर सकता है। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पॉसिबल है कि हम ये भी देखते हैं कि मार्केट में सेक्टर्स जो हैं वो रोटेशनल बेसिस पे ट्रेड करते हैं। करंट रैली या 24 की बात करें तो ये रैली बेसिकली ऑटोज और मेटल्स ने शुरू करी थी। बट आज की डेट में आईटी स्टॉक जो है वो जो है रैली को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडर जो है पहले ऑटो स्टॉक्स में था, अगर है तो वो अपने लॉसेस और सॉरी प्रॉफिट्स और लॉसेस को स्क्वायर ऑफ करके जैसे ही आईटी स्टॉक्स मूव करना शुरू करते हैं तो वो आईटी स्टॉक्स में मूव कर सकता है। तो रीबैलेंसिंग जो है स्विंग ट्रेडर के लिए इजी है। इसीलिए उसको मॉडरेट रिस्क कहा गया है, क्योंकि वो अपने चेंजेस कर सकता है पोर्टफोलियो में एज पर द मार्केट कंडीशंस। स्विंग ट्रेडर के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ना स्विंग ट्रेडर क्योंकि एक ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए दिन के इंट्राडे मूव जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपने इस ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना आता है तो ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए हेल्थ केयर स्टॉक्स में, जबकि मार्केट जो है वो आईटी स्टॉक्स में डिमांड शो कर रही है, तो आपके हेल्थ केयर स्टॉक्स जो हैं वो उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे। जबकि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा फास्टर ग्रो करेंगे और वो ज़्यादा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं इन दैट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ट्रेंड फॉलो करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड के साथ आप चलेंगे तो स्टॉक में डिमांड होगा तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो इसलिए आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड अपवर्ड है, साइडवेज है और डाउनवर्ड्स है। उसी के अकॉर्डिंगली स्विंग ट्रेडर उस ट्रेंड को फॉलो करता है। नाउ लेट्स कम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में हमने देखा उनका मेन टारगेट जो होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी हो सकती है और डिविडेंड भी हो सकती है। बट दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स और के लिए एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है पीरियड लंबा है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। तो वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, तो डिसीजन होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में सेफ स्टॉक्स को बाय करना है, और या फिर हमें कुछ ऐसी कंपनियों को बाय करना है जो ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स आने वाले समय में एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो सकती हैं। उनकी फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो सकते हैं, उनकी मार्केट का साइज इंक्रीज हो सकता है, उनके मार्केट की पोजीशनिंग इंप्रूव हो सकती है, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल एक ट्रेंड आया था जहाँ पे ईवी को लेके बहुत ही बड़ा मार्केट में मोमेंटम था। तो जो भी स्टॉक्स गेन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ईवी, तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड है पार्ट्स की, वेरियस पार्ट्स की, बैटरी की, वो ये सब बढ़ेगी। तो इन सबको बढ़ने से हमारा इम्प्रूवमेंट होगा इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स में। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमर राजा बैटरीज और एक्साइड। तो आप उसमें देखेंगे आपको पिछले साल में इन स्टॉक्स में अच्छा गेन देखने को मिलता है, क्योंकि सडनली कंपनी जो लिथियम आयन बैटरीज बना रही थी, और सॉरी लेड एसिड बैटरीज बना रही थी, उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए थे कि वो लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज में चले जाएंगे। तो ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आप कैप्चर करते हैं और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए अपने बेनिफिट कर रही हैं, अपनी मार्केट को कैप्चर कर रही हैं या अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही हैं। तो मोस्ट प्रोबली ऐसे स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए आप शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं रख सकते। आपका टाइम हॉरिजन आपको बढ़ाना पड़ता है। मोस्ट प्रोबली 1 साल से ज़्यादा का टाइम हॉरिजन ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बेनिफिशियल होता है। रिस्क लेवल ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता जाता है हम कम से कम ट्रेड्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क लेवल जो है लोअर हो जाता है। अगर हम साल में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही ले रहे हैं तो आप समझिए उसमें डिसीजन मेकिंग जो है प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पैसा बना के देती है। और अगर वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपने वो स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस कन्विक्शन के अकॉर्डिंगली उसको होल्ड करते हैं, तो आपका जो लोअर रिस्क जो है वो लोअर हो जाता है, क्योंकि आप फंडामेंटल्स कंपनी के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को मार्केट की कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आपका चाहे वो ईवी के रिलेटेड कोई ट्रेंड हो, आजकल हम ड्रोन रिलेटेड ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं फिनटेक्स की। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए म्यूचुअल फंड्स जो रिलेटेड कंपनियां हैं आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स जो सेल कर रही हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते हम देख रहे हैं कि हम ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वो म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा निवेश कर रही है जो मार्केट में आ रहा है। तो इसकी वजह से वो कंपनियों का साइज बढ़ रहा है और उनका एक्सपेक्टेड मार्केट भी बढ़ रहा है। तो वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और फंडामेंटल चेंजेस के साथ है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस होना बहुत ही ज़रूरी है, और पेशेंस, क्योंकि आप रोज रोज ट्रेड नहीं देख रहे। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया कि इन जहाँ पे एक क्वार्टर जो हो गया वो अच्छा नहीं आया, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो आपका कन्विक्शन जो है उसमें टूट सकता है, क्योंकि वो आपके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं बिहेव कर रहा। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसका फ्यूचर देखें, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में स्टिल उसको उसमें परफॉर्मेंस के चांसेस है। मैं एक गुड एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो जब भी कोई कंपनियां जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर बढ़ती हैं, तो उनके स्टॉक प्राइसेस जो हैं आइदर वो डाउन साइड मूव करते हैं और या फिर वो साइडवेज मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आपका कैश फ्लो बाहर जाता है ना, कैश आउट जाता है। तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को डीप इन करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आप नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, आप उसको शुरू करने में टाइम लगेगा। नया कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी मार्केट करने में कुछ टाइम लगेगा, मार्केट लॉन्चेस में टाइम लगेगा। तो ऐसी चीजें जो हैं वो एक समय के साथ होते हैं, वो इमीडिएटली नहीं हो सकते। तो ऐसे समय में आपकी कंपनी अच्छी भी है, पर वो आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रही है, तो स्टॉक स्टॉक प्राइस में डिमांड नहीं है, वो इसीलिए नहीं है। पर जैसे ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा हो जाता है और मार्केट उसको समझती है कि हाँ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, या उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू आपकी सेल्स बढ़ने वाली है, तो वो फैक्टर्स जो है इनटेक होने शुरू हो जाते हैं, और मार्केट करेक्शन, स्टॉक प्राइस जो है अपने मार्केट करेक्शन को फॉलो करता है और अपने रियल वैल्यू के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को दरकिनार करते हुए उस स्टॉक को होल्ड करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हाँ हम ये स्टडी करें कि जो कंपनी है वो क्या प्रोडक्ट बना रही है। देन सेकंड पॉइंट, क्या वो प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट में डिमांड है। थर्ड, मार्केट में डिमांड तो है पर वो उसके साथ साथ मार्केट में पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की वो आपके फेवर में है, सेक्टर जो है वो एक फेवरेबल मार्केट डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अगर आप बात करें नाउ डीजल कार्स की, मैं एग्जांपल देता हूँ डीजल कार्स का इसलिए क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, वो बहुत जोर और शोर से ये पब्लिसाइज कर रहे हैं कि ऑटोमोटिव कंपनीज को डीजल कार्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उस पे ऊपर टैक्सेस लगाएंगे अगर वो नहीं डीजल कार्स बंद करेंगे ऑटोमोटिव कंपनीज तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी कंपनी को डीजल कार बनाने का इंडिया में कोई फायदा नहीं होगा, अगर उनका फोकस डीजल कार्स का होगा। इवन कि उसकी कंपनी जो है मार्केट में डिमांड है क्योंकि लोग खरीदते हैं डीजल कार्स को, बट आप देखेंगे उसकी पॉलिसी ही उसको फेवरेबल नहीं कर रही, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, वो स्टॉक मार्केट में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबली आपने देखा होगा कि ऑटोमोटिव कंपनी ने सबने डीजल कार्स बनानी बंद कर दी हैं, मोस्ट प्रोबली फोकस कर रही हैं अपनी पेट्रोल कार्स पे। और आज के टाइम में तो इवन सरकार पुश कर रही थी कि इलेक्ट्रिक कार्स बनानी शुरू कर दी जाए, तो कंपनियों ने उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कंपनी की प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंगली हम जानेंगे, उनकी सेल्स उसी के अकॉर्डिंगली मैच होगी। तो ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। देन फंडामेंटल एनालिसिस में ये तो हो गया सेल्स की बात, प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट इंप्रूव कर पा रही है कि नहीं। देन फंडामेंटल एनालिसिस में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या डेट के थ्रू ग्रो कर रही है या कैश इनफ्लोज के थ्रू ग्रो कर रही है। अगर डेट एक्सेसिव हो जाता है तो उसको डाउन टर्न के टाइम पे डेट मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में जा सकती है। बट अगर कंपनी इंटरनल एक्रूअल्स और कैश फ्लोज के बेसिस पे अपने मैनेज करती है ग्रोथ को, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई डाउन टर्न आता है तो उसको बड़े आसानी से झेल सकती है, और लेसर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका स्टॉक डाउन जाएगा और वापस रिकवर करने में सक्षम होगा। इसमें एक एग्जांपल है एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स एक कैश रिच कंपनी है। जब कोविड का टाइम आया था तो कैश रिच कंपनी होने की वजह से एशियन पेंट्स का स्टॉक्स, एशियन पेंट्स ने अपने बहुत सारे डीलर्स को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके पास अपना कैश अवेलेबल था। तो आप देखेंगे अगर हिस्टोरिकली चेक करें तो उस पीरियड में एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है, जैसे ही रिकवरी आती है मार्केट में, कोविड के खबर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्शंस खत्म होती हैं और मार्केट में लोग वापस काम पे जाना शुरू करते हैं और हाउसिंग रिनोवेशन का काम शुरू होता है, तो एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है वो बड़ी जल्दी गेन करता है रादर एंड कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। सो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड जो कवर करना
शायद इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वी कैन हैव अ सेपरेट वीडियोस ऑन दैट। तो आई गेस मैंने आज आपको काफ़ी डिटेल में ये जानकारी दी है कि इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है। अगर आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर में स्टार्ट में ही ये जान लें कि कौन सा आपको ज़्यादा फिट बैठता है प्रोफेशन, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजीज लर्न करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप स्किल्स डेवलप करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ भेज सकेंगे। आज के लिए इतना ही। हम कल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आप को लगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल त्रिहन टॉक्स को फॉलो कीजिए, और उसको आप कृपया करके अपने सर्कल में रिकमेंड भी करिए। थैंक यू, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।